नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि के खिलाफ नोटिस जारी किया है। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी उदयनिधि ने की थी और उसके बाद से देखिए कई प्रतिक्रिया निकल के सामने आती है। साधु धर्म जो है, साधु संत काफी आक्रोशित थे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी उदयनिधि स्टालिन ने किया था और इसके बाद से नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें, मंत्री है उदयनिधि स्टालिन, जिनकी तरफ से ये विवादित बयान निकल के सामने आया था कि मलेरिया डेंगू से कंपेयर किया था सनातन धर्म को और ऐसे में उनके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। उनकी काफी आलोचना भी हुई थी उस विवाद के बाद और बात नोटिस तक पहुंच गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ देश की सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि के खिलाफ नोटिस जारी किया है। बता दें, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कंपेयर कर दिया था, जिसके बाद से देश भर में काफी ज्यादा रोष नजर आ रहा था। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी उन्होंने की थी, उसके बाद से काफी आलोचना भी उनकी हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस उदयनिधि स्टालिन को भेज दिया गया है, जारी करते हुए डेंगू, मलेरिया को सनातन से कंपेयर किया था उदयनिधि स्टालिन ने और उनके खिलाफ देश की सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिया है। तो उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ नोटिस जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। मंत्री है उदयनिधि स्टालिन और ऐसे में उनके खिलाफ नोटिस जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने विवादित बयान दिया था सनातन धर्म को लेकर, जिसके बाद से नोटिस जारी हो चुका है। और महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया और धन्यवाद दिया। भाजपा दफ्तर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज देश की हर माता, बहन और बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा। हम सबका सौभाग्य है कि ये अवसर हमें मिला है। आने वाली हर पीढ़ी तक इस दिवस की और इस निर्णय की चर्चा होगी। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला।
नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। और ये कैसे किया है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है, देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट देकर के एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई सरकार बनाई। और उसी का कारण है, आपने जो सरकार को मजबूती दी, आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के 30 साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है। और इसलिए दोनों सदनों में इस प्रकार से पास होना इस बात का साक्षी है कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है, कैसे पड़ावों को पार करता है। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी, निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ और बवाल हुई, हंगामा, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। क्या माताओं बहनों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए? क्या माताओं बहनों का गौरव सम्मान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या हम पुरुषों को इतना अहंकार आ जाए, हमारी राजनीतिक विचारधारा को इतना अहंकार आ जाए कि हम नारी शक्ति की वंदना शब्द का प्रयोग करें तो भी किसी के पेट में चूहे दौड़ने लग जाएं? लेकिन अब आप जब देश में पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है। इस कानून ने फिर साबित किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए इस कानून ने सिद्ध कर दिया है, देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार, मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार, ये बहुत ही आवश्यक है। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा है कि पीएम अगर ओबीसी को लेकर इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी क्यों है? कैबिनेट में पीएम रोज ओबीसी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व है, लेकिन उससे क्या होता है? मुझे ये पता लगाना है कि ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, जितने हैं उतने प्रतिशत को आरक्षण मिलना चाहिए। लोकसभा में किसी बीजेपी के सांसद ने पूछ लीजिए कि क्या उनमें से कोई देश को चलाने का निर्णय लेता है? हर ओबीसी युवा को ये समझना है कि क्या इस देश को चलाने में आपकी भागीदारी
होनी चाहिए या नहीं? महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है। उसके बाद ये दो क्लॉजेज, इसमें दो फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा, और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है, और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था, और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था, और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। और मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और बिजनौर में असामाजिक तत्वों ने मंदिर का दरवाजा तोड़कर भगवान नरसिंह की मूर्ति खंडित कर दी है। इलाके के ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोश में है। बता दें कि 24 सितंबर को हर साल भारी मेला लगता है। मौके पर भारी पुलिस बल और अफसरों की तैनाती कर दी गई है। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के नाहर सिंह नगली गांव की घटना बताई जा रही है। तो वहीं अमरोहा में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां चोरों ने देहात थाना क्षेत्र के एक घर में लाखों की चोरी को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। हमीरपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक चाचा ने भतीजी को हवस का शिकार बनाया है। दरअसल घर में रात को अकेला सोता देख चाचा ने नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में नाबालिग लड़की ने परिजनों को बताया, जिसके बाद पिता ने कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला मौदहा कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां छुट्टी पर आए सैनिक ने लाइसेंसी राइफल से फायरिंग कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो की जांच में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि जमीन कब्जे को लेकर ये फायरिंग की गई है। पूरा मामला बिछुआ थाना क्षेत्र के गांव दिबलपुर का है। तो यहाँ पे लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की गई है। तस्वीरों में दिख रहा है कि इस तरीके से जमीन कब्जे को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ फौजी जो है वो
फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार जो है पुलिस तक पहुंचा है और गुहार लगाई है कि आप जल्द से जल्द इस मामले की जांच कीजिए और हमें न्याय दिलाइए। तो मैनपुरी का ये पूरा मामला है जहां जमीनी विवाद के कारण ये उग्र हो चुका है मामला, और जो फौजी है उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की है और ये फायरिंग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। जहां पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि जमीन हमारी है, तो फौजी कह रहे हैं ये जमीन खाली कर दीजिए। तो दोनों तरफ से अपने अपने बयानबाजी निकल के सामने आ रही हैं और ऐसे में जो पीड़ित परिवार है वो पहुंच चुका है पुलिस स्टेशन। उनकी तरफ से गुहार लगाई जा रही है कि इस मामले में दखल दीजिए और जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा कीजिए, हमें न्याय दिलाइए। और रायबरेली में उच्चहार से सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में हुए महिला अपराध से संबंधित मामले में सीएम योगी को घेरा है। मनोज पांडे ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा था कि महिला अपराध करने वालों को अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे हैं। इसी बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि रायबरेली मामले में क्या यमराज सो रहे थे। दरअसल रायबरेली के भदोखर थाना इलाके में बीते 16 सितंबर को 12 वर्षीय मंदबुद्धि किशोरी का शव सड़ी गली अवस्था में मिला था। देखिए 27 सितंबर को लक्ष्मी मिश्रा उर्फ बिट्टू 12 वर्षीय बच्ची का जो छत बिछत शव शारदा सहायक नहर ओवरब्रिज के पास मिला है। ये बेटी पिछले 20 दिन से गायब थी। आज मैं उनके परिजनों से मिला। 27 अगस्त को परिजनों ने और मृतका बेटी के पिता ने थाना डी में प्रार्थना पत्र देकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी। दुर्भाग्य रहा कि उस दिन के दिए गए प्रार्थना पत्र पर वहां की पुलिस ने कोई न गुमशुदगी अंकित किया न कहीं जीडी में दर्ज किया। फिर पुनः 13 सितंबर को जब मृतका बिट्टू मिश्रा के पिता ने पुनः थाने में जाकर के प्रार्थना पत्र गुमशुदगी का दिया, तब जाकर के 20 दिन बाद थाना डी की पुलिस चेती और उसकी कुंभकर्णी नींद खुली और तब उसने वहां पर गुमशुदगी तय लिखी। 26/27 को परिजनों को मालूम हुआ कि एक बच्ची की डेड बॉडी शारदा सहायक नहर के पुल के किनारे पड़ी हुई है। और समाजवादी पार्टी ने आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। अखिलेश यादव 3 राज्यों में इंडिया गठबंधन के तहत सीटों की मांग की है। सपा का कांग्रेस पर दबाव बन रहा है। यूपी के घोसी उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा का पूरा समर्थन किया था। अब क्या कांग्रेस सपा का यूपी से बाहर के राज्यों में अपने समर्थन के साथ सीटें देती है? उसके लिए रिपोर्ट देखिए। लोकसभा से चुनाव से पहले हो रहे 5 राज्यों के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर भी अपनी सियासी जमीन को तलाश रही है और इसके लिए उसने 3 राज्यों में इंडिया गठबंधन के तहत सीटों की मांग की है। अब इन तीनों ही राज्यों में सपा को सीट देने के लिए कांग्रेस पर दबाव है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस इन राज्यों में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देगी, उसी तरीके से सपा 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को अहमियत देगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि जैसे उसने घोसी विधानसभा के उपचुनाव में इंडिया ने मिलकर चुनाव लड़ा है, उसी तरीके का माहौल इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी दिखाना चाहिए। विपक्षी एकता की मुहिम इन राज्यों में विधानसभा चुनाव से और मजबूत हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश में तो सपा अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है और कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। यहां सपा इसलिए भी दबाव बना रही क्योंकि 2003 में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को महज 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस ने राजस्थान में पिछले चुनाव में सपा को 3 सीट दी थी, लेकिन सपा ने इसे स्वीकार कर 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भले ही उसे एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली हो, मगर इन सीटों पर उसे 7.5% वोट मिले थे। यहाँ पर सपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। छत्तीसगढ़ में पार्टी को अभी तक एक भी चुनाव में सफलता नहीं मिली है।
देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसका भी जो विस्तार है अन्य राज्यों में हो, और जब अन्य राज्यों में विस्तार चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि संगठन के स्तर पर और आने वाली जो विधानसभा है और आने वाली लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है और जहाँ पर हम छोटे भाई की भूमिका में हैं, तो कांग्रेस भी कम से कम अपने समाजवादी साथियों का ध्यान रखे और हमारे उम्मीदवारों को समर्थन देने का काम करे। निश्चित तौर पे यही परिपाटी से केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। हम आरंभ से ही ये बात कह रहे हैं कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, वास्तव में ये कोई गठबंधन है ही नहीं, ये तो केवल एक गिमिक है, ये एक हेडलाइन हंटिंग का एक तरीका है, क्योंकि कांग्रेस को कोई हेडलाइन देता नहीं है, क्योंकि उनके पास न नीयत है, न नेता है, न नेतृत्व है। तो इस प्रकार से ये हेडलाइन हंटिंग करते हैं, किसी प्रकार से भी मीडिया में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस हेडलाइन हंटिंग की भी इनकी हवा निकल गई। अभी आप देखिए, समाजवादी पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी डेली इन पर अटैक करती है। बीच में बात चल रही थी कि भोपाल में घमंडिया गठबंधन की एक ज्वाइंट रैली होगी, लेकिन कमलनाथ जी वो भी नहीं होने दिए, क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं के खिलाफ उनको चुनाव भी लड़ना है। तो हेडलाइन हंटिंग है, गिमिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी साफ है कि घोसी की जीत से गदगद सपा नई रणनीति के तहत रण में उतरने जा रही है। यदि गेंद अब कांग्रेस के पाले में है कि वो सपा को यूपी की सरहदों से बाहर कितनी गंभीरता से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर बदायूं से है, जहां एसडीएम ने व्यापारी की जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल एसडीएम ने बदरपुर स्थित सीमेंट की दुकान पर अचानक बीती रात छापा मारा, जहां एसडीएम और व्यापारी की आपस में बहस हो गई, जिसके बाद एसडीएम ने व्यापारी मारपीट के मामले की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी में तत्काल कार्यवाही करते हुए जांच के आदेश दिए। तो देखिए किस तरीके से व्यापारी के साथ मारपीट की जा रही है। जिलाधिकारी ने जैसी जानकारी उनको प्राप्त हुई, वैसी उन्होंने त्वरित आदेश दे दिए हैं कि आप जल्द से जल्द इसकी जांच कीजिए और जो भी गुनहगार हैं उनको बख्शा ना जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कह दिया है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हो चुकी है और इससे पता चल रहा है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं। व्यापारी से मारपीट की है सरेआम, और ये देखिए कैसे थप्पड़ बजाए जा रहे हैं, जिसके बाद से जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसडीएम ने किया है व्यापारी से मारपीट और इसी मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी मारपीट का वीडियो कैद हो गया और जिलाधिकारी के पास जैसी जानकारी पहुंची उन्होंने तुरंत आदेश दे दिए हैं जांच के। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।